Morning students, today we will continue the chapter 1 of civics, democracy and equality, and in this video we will discuss the topics government initiatives, equality in other democracies, challenges to democracy. फर्स्टली गवर्नमेंट इनिशिएटिव वॉज मिड डे मील स्कीम। जो हमारे देश में इनइक्वालिटी अभी भी थी कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर और इनकम को लेकर, वो जो गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप उठाया था इसको दूर करने के लिए वो था मिड डे मील स्कीम। अब मिड डे मील स्कीम क्या होती है? व्हाट इज़ मिड डे मील program? This refers to the program introduced in all government elementary schools to provide children with cooked lunch. इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रोवाइड किया जाता है और इसमें बच्चों को दोपहर का खाना स्कूल में ही प्रोवाइड करवाया जाता है। अब जो ये स्टार्ट हुआ था, ये स्कीम स्टार्ट कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में। और सबसे पहले जो इस स्कीम को स्टार्ट करने वाली स्टेट थी वो थी तमिलनाडु। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मिड डे मील स्कीम इन 2001। 2001 में तमिलनाडु सबसे पहली स्टेट थी जिन्होंने मिड डे मील स्कीम को स्टार्ट किया था। और उसके बाद 28 नवंबर 2001 में कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर कर दिया था कि वो मिड डे मील स्कीम्स को 6 मंथ्स के अंदर अंदर सभी स्टेट्स में अप्लाई करें। अपार्ट फ्रॉम सम रीजनल वेरिएशंस, द अचीवमेंट्स ऑफ द मिड डे मील स्कीम आर इम्प्रेसिव। कुछ रीजंस को छोड़कर जो मिड डे मील्स की अचीवमेंट थी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव रही। इसका जो मकसद था गवर्नमेंट का इनइक्वालिटी को दूर करने का, वो इस स्कीम से काफ़ी हद तक अचीव हुआ। अब बेनिफिट्स ऑफ मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील्स जो ये प्रोग्राम था, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हुए देश में? फर्स्ट, मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन एनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंडिंग स्कूल्स। जो गरीब बच्चे होते हैं, वो जो गरीब पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे थे, वो मिड डे मील के लालच में ही अपने बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजने लगे कि अब उनको ये लालच था कि बच्चों को खाना भी मिलेगा और बच्चों को पढ़ाई भी कराई जाएगी। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे और एजुकेशन का लेवल बढ़ गया। Second, this program has also helped reduce caste prejudices because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal. अब इस प्रोग्राम से एक फ़ायदा तो ये हुआ कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आने लगे। सेकेंड बेनिफिट क्या था? जो कास्ट को लेकर इनइक्वालिटी थी, लोगों के मन में जो भावनाएं थी शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, वो भी अब कम होने लगी क्योंकि दोनों तरह के बच्चे वहाँ पर इकट्ठे बैठ के खाना खाने लगे। चाहे वो लोअर कास्ट के हों चाहे वो अपर कास्ट के, एक ही साथ बैठ के उनको खाना मिलने लगा और वो खाना खाने लगे। और मैक्सिमम प्लेसेस पर जो दलित वुमेन थी, दलित मैंने आपको पहले बताया था शेड्यूल कास्ट वाले जो लोग होते हैं, उन्हीं को खाना बनाने के लिए एम्प्लॉय किया जाने लगा, उन्हीं को अपॉइंट किया जाने लगा। तो इससे जो कास्ट प्रिजुडाइज था, कास्ट इनइक्वालिटी थी, वो रिमूव हुई। It helps to reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. अब एक थर्ड रीज़न जो मेन रीज़न था, जो गरीब बच्चों को खाना नहीं मिल पाता था उनके घर में, तो वो स्कूल आने लगे रेगुलर और अब जो पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका पेट तो खाली था, वो बेचारे गरीब बच्चे थे, उनको खाना घर में नहीं मिल पाता था। अब उनका भरपेट होने के कारण वो पढ़ाई पर भी ध्यान ज़्यादा लगाने लगे। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन प्राइवेट स्कूल्स। अब हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कैसे दी जाने लगी? रियलाइजिंग द गर्ल्स दैट एग्जिस्ट इन द टाइप्स ऑफ स्कूल्स दैट द रिच एंड द पुअर गो टू द गवर्नमेंट्स इन सम स्टेट्स। कुछ स्टेट्स में क्या था कि जो ये भावना बनी हुई थी कि अमीर और गरीबों के बीच में, कि गरीबों के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जाएंगे और अमीरों के बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाएंगे, ये मैंडेटरी कर दिया गया क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा फीस लगती थी। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक और इनिशिएटिव उठाया कि कुछ सीट्स को इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिज़र्व कर दिया। जैसे हमारे स्कूल्स में भी अभी 134A के स्टूडेंट्स होते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होता है, EWS के बच्चे होते हैं, उनको गवर्नमेंट ने प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने का अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दी, ताकि वो भी अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें और उनके बच्चे भी बड़े होकर कुछ बन सकें।
This has been initiated to provide equal opportunities to the weaker sections also in terms of quality education. उनको better education provide कराने के लिए ही weaker sections को ये opportunity provide की गई गवर्नमेंट की तरफ से. The government on its part is taking initiatives to provide equal opportunities to all. और गवर्नमेंट ने इसके लिए इनिशिएटिव उठाए ताकि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले. However, as we have seen, this aim is still far from being achieved despite realizing that equality is a basic right of all human beings. फिर भी आजकल अभी भी हम देखते हैं कि एम अभी तक पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव है जो पूरी तरह से अचीव नहीं हो सका है. हालांकि हमें पता है कि जो इक्वालिटी है वो जो सभी ह्यूमन बींग्स का बेसिक राइट है, फिर भी आज भी कास्ट, क्लास, रिलीजियन इन बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी कई जगह पर है, कुछ स्टेट्स में है. तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू चेंज इन द परसेप्शन ऑफ द पीपल. तो हमें लोगों की जो प्रीजुडाइज उन्होंने कर रखा है, परसेप्शन है, उनकी मान्यताएं हैं, उन जो सोचते हैं उनकी सोच को ही, उनकी थिंकिंग को ही चेंज करना होगा. इट वुड हेल्प इन ब्रिंगिंग अबाउट इक्वालिटी. और जब लोगों की सोच चेंज होगी, सोच बदलेगी तो देश बदलेगा, और जब देश बदलेगा तो देश में इक्वालिटी भी आएगी, और जब इक्वालिटी आएगी तो वो अपने आप डेवलप होगा. नाउ दीज आर द फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटीज़. दिस इज़ द पिक्चर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी. अब यहाँ पर ये देखिए कि एक ही पर्सन तो पैसा इकट्ठा करता जा रहा है और बाकी जो गरीब लोग हैं वो पीछे पीछे गिरे जा रहे हैं. मतलब अभी भी आज भी हमारे देश में इनकम इनइक्वालिटी है. जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है और जो पुअर है वो पुअर ही है. तो ये जो इनइक्वालिटी है ये कैसे दूर होगी? बाय चेंजिंग द थिंकिंग ऑफ द पीपल. ये है जेंडर इनइक्वालिटी. जेंडर इनइक्वालिटी में क्या होता है? एक ही काम के लिए मेल और फीमेल दोनों में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है. अब देखो यहाँ पर इस पिक्चर से पता लग रहा है कि लेडी भी काम कर रही है और जेंट्स भी काम कर रहे हैं, लेकिन जेंट्स की पोजीशन कहाँ पर है और लेडीज़ की कहाँ पर है? वुमेन को आज भी हाई पोस्ट के अकॉर्डिंग नहीं समझा जाता है, और अगर समझा भी जाता है, दोनों इक्वल काम करते भी हैं तो भी उनको सैलरी एज मच कंपेयर टू मैन कम दी जाती है. तो ये क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी. अब कुछ लोग लड़के के बर्थ पर ढोल बजवाते हैं, खुशियाँ होती हैं घर में, लेकिन लड़की के जन्म पर ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं घर में क्या हो गया है. तो इसका ये जो फॉर्म है ये क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी. लेकिन हमें इसको भी अगर इक्वालिटी पर लाना है तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा. कास्ट इनइक्वालिटी, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था. कास्ट इनइक्वालिटी में जो दलित होते हैं, शेड्यूल कास्ट होते हैं, अनटचेबल लोग होते हैं, उनके साथ भेदभाव किया जाता है. उनको टेम्पल्स में, स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस पर एंटर करने नहीं दिया जाता है. हमारी गवर्नमेंट ने आर्टिकल 15 इसके लिए स्टार्ट किया है, जिसमें उनको इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं. नाउ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज. जो डेमोक्रेसी की दूसरी फॉर्म्स है, हमारे देश में जो डेमोक्रेसी है वो अलग है, कुछ दूसरी कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी की अलग फॉर्म्स हैं. कुछ वो क्या है? जैसे यूएसए में पीपल फ्रॉम द साउदर्न स्टेट्स ऑफ टेक्सास एंड जॉर्जिया वर ट्रीटेड एज लैकिंग इन सोशल वेज एंड कल्चर. जो यहाँ के लोग हैं टेक्सास और जॉर्जिया के, उनको अभी भी दूसरे लोगों के कंपैरिजन में कल्चर अगर हम कंपेयर करें, सोशल वेज कंपेयर करें, तो उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है. ब्रिटेन में भी जो एरिस्टोक्रेसी के लोग हैं उनको अभी भी डाउन समझा जाता है वेल्दी पीपल के अकॉर्डिंग. जो अमीर लोग हैं उनसे नीचा समझा जाता है. और यूएसए में तो हम सब जानते हैं कि जो अनजस्ट ट्रीटमेंट, अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ. वो वहाँ पर क्या था कि जो अपार्थाइड पॉलिसी वहाँ पर बनाई गई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो ब्लैक पीपल हैं वो वाइट पीपल के साथ सफ़र नहीं कर सकते हैं, टेम्पल्स में नहीं जा सकते हैं, और इवन कि वो स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं. उनके हाथ का पानी पीना भी अच्छा नहीं समझा जाता है. तो इन सारों को दूर करने के लिए चलाया गया था सिविल राइट्स मूवमेंट. इसे किसने चलाया था? रोज़ा पार्क अफ्रीकन अमेरिकन ने. जब रोज़ा पार्क ने देखा, ये एक अफ्रीकन वुमेन थी, 1 दिसंबर 1955 में शी बिकेम इंस्ट्रूमेंटल इन स्टार्टिंग एन एजिटेशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस. जो ये डिस्क्रिमिनेशन चलता आ रहा था, इसने रोज़ा पार्क ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी.
वन डे वाइल शी वॉज रिटर्निंग आफ्टर ए लॉन्ग एंड टायरिंग डेज वर्क, एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत लंबे दिन के बाद, थके होने के बाद वापस आ रही थी। देन शी रिफ्यूज़ टू गिव हर सीट टू अ वाइट मैन, तो वो जब बस में बैठी हुई तो वाइट मैन आया, उसने उसकी सीट छोड़ने के लिए उसे कहा। हर रिफ्यूज़ल स्टार्टेड अ ह्यूज एजिटेशन अगेंस्ट द फेयर स्किन, उसने अपनी सीट छोड़ने से मना कर दिया। तो यही जो रिफ्यूज़ल था ये एक बहुत ही खिलाफत आंदोलन की तरह हो गया था, जो कि वाइट मैन के लिए बहुत ही इंसल्टेबल था। तो दिस केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट। तो ये क्या था, जब रोज़ा पाक ने इसकी स्टार्टिंग कर दी थी कि वो अब वाइट पीपल के ख़िलाफ़ जो ये डिस्क्रिमिनेशन, वाइट पीपल और ब्लैक पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो इसे रिमूव करेगी। तो उस मूवमेंट को कहा गया सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। इसमें 1964 में ये अप्लाई हुआ था और इसके अकॉर्डिंग किसी से भी रिलीजन, नेशनैलिटी और रेस के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन। इसमें ये भी कहा गया कि सारे स्कूल अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए ओपन होंगे। अफ्रीका के जो लोग होते हैं, ब्लैक होते हैं, ब्लैक पीपल, निग्रोज, उनके लिए भी ये ओपन होंगे। एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर दैम। और वो अब ज़्यादा लंबे समय तक अलग स्कूल्स में नहीं जाएंगे जो सिर्फ उन्हीं के लिए बनाए गए हैं, वो सेम स्कूल में जाएंगे जो कि वाइट पीपल के लिए भी बनाए गए हैं। Now, challenging to democracy or religion, the constitutions of all states and the policies of all political parties embrace the concept of equality. सभी रिलीजियन, सभी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की, सब यही मानती हैं कि इक्वलिटी होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, हमारे देश में होनी चाहिए डेवलपमेंट के लिए। इन स्पाइट ऑफ विच इनइक्वालिटी हैज़ नॉट बीन रिमूव, इसके बावजूद भी आज भी इनइक्वालिटी रिमूव नहीं हो पाई है। दिस शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट डिफरेंसेस एग्जिस्ट परमानेंटली इन ह्यूमन सोसाइटी। पर इसका मतलब हम ये नहीं ले सकते हैं कि डिफरेंसेस हमेशा यहाँ पर बने ही रहेंगे परमानेंटली ह्यूमन सोसाइटी में। इट ओनली मीन्स दैट द स्ट्रगल टू अचीव इक्वालिटी इज़ इंडीड वेरी लॉन्ग। इसका ये मतलब है जो स्ट्रगल है इक्वालिटी के लिए वो एक्चुअली में लॉन्ग तो है, इसको ये ईजी भी नहीं बनाया जा सकता जैसा कि वो दिखता है हमें इक्वालिटी है। इसको हमें करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, सबकी माइंड की थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। कुछ लोग अभी भी हैं, कुछ कम्युनिटीज़ अभी भी हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं इक्वालिटी को अपने देश में अप्लाई करने के लिए। उन्हीं की तरह हमें भी हर पर्सन की सोच को चेंज करना होगा। ओनली देन वी कैन अचीव द इक्वालिटी एंड आवर कंट्री विल बी डेवलप्ड। Thank you. This chapter is complete now.